संजना का पति सचिन घर लौटने वाला था, जिसका संजना को बेसब्री से इंतजार था। संजना सारे घर को उसके स्वागत के लिए सजा रही थी। सीतापुर नाम के एक बड़े से घर में 2 माँ बेटी रहा करती थीं। माँ अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्ते देख रही थी। 3 नंद, माता पिता, साथ में 2 छोटे भाई भी हैं। लड़का इंजीनियर है और बहुत पैसे कमाता है। इतना सुनते ही बेटी के तो होश उड़ जाते हैं। 3 नंद, 2 छोटे देवर, ऊपर से सास ससुर के साथ मेरा पति, इतना बड़ा परिवार। अरे माँ, इतने बड़े परिवार में तो मैं परेशान ही हो जाऊंगी। काम भी करूँ और उनके ताने भी अलग से सुनो। अरे बेटी, परेशान क्यों होती है? पंडित जी, मेरी बेटी के लिए ससुराल ऐसा दिखाओ जहाँ माता पिता और लड़का इकलौता हो, ताकि मेरी बेटी को ज्यादा परेशानी न उठानी पड़े। चलिए, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आपको एक अमीर घर का रिश्ता दिखाता हूँ। इकलौता बेटा है, साथ में माता पिता रहते हैं। बेटी जैसे ही लड़के ही फोटो देखती है, वो उसे पसंद आ जाता है। अरे लड़का तो अच्छा है, इकलौता है, परिवार भी छोटा है, और क्या ही चाहिए। माँ, मुझे लड़का पसंद है। ओहो पगली, चलो ठीक है, कोई लड़का तो तुझे पसंद आया। पंडित जी, अब आप इसी लड़के से मेरी बेटी के रिश्ते की बात चलाइए। हाँ हाँ बहन जी, बिल्कुल। अब उसके बाद क्या था, पंडित जाकर दूसरे परिवार से बात कर लेता है, जिसके बाद दोनों परिवार एक दूसरे को देख लेते हैं और कुछ ही समय में शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी शादी की तारीख भी निकल आएगी। बेटी, अपने ससुराल में जाकर खुश रहना। खुश तो रहूंगी ही माँ, छोटा सा परिवार है, सुबह शाम रोटी, दोपहर में सोना, फिर रात को आराम करना। बेटी को तो ये सब बहुत आसान लग रहा था, पर ऐसा होने वाला नहीं था, क्योंकि उसका ससुराल बहुत बड़ा, जिस वजह से उसे सफाई करने में ही काफी टाइम लग जाता है। हे भगवान, अमीर घराने में तो आ गई, लेकिन यहाँ झाड़ू पोछा करते करते ही मेरी कमर टूट गई। बहू, ओ बहू, अरे अभी तक तूने नाश्ता नहीं बनाया? माँ जी, बस रसोई में ही जा रही हूँ, मैं पहले सफाई कर रही थी। अच्छा सुनो, मेरी नंद और उसके बच्चे आज घर पर आ रहे हैं, उनके नाश्ते के लिए आलू के पराठे बना ले। और हाँ, शिवा आलू के पराठे नहीं खाता, उसे प्याज के पराठे पसंद है, उसके लिए वही बना देना। लो जी, मिल गया ऑर्डर। अब इतने सारे लोगों के लिए पराठे बनाने होंगे। इतना सारा आटा गूंथने में ही मेरे हाथ दुखने लगे, अभी तो इनके पराठे भी बनाने हैं। बहू अब रसोई में पराठे बना रही थी। उधर इतने उनके घर रिश्तेदार भी आ जाते हैं। अरे वाह, सही समय पर आई हूँ नंद जी, गरम गरम पराठे बन रहे हैं। बहू चलो, नाश्ते की टेबल पर बैठते हैं, वहीं पर बातें करेंगे। बहू अब रसोई में पराठे बनाकर बहुत थक जाती है और सब बाहर टेबल पर बैठकर उसका इंतजार करने लगते हैं। हे भगवान, नाश्ते की टेबल पर आने आने में ही मेरी फिरकनी बन गई। मैंने तो छोटा सा परिवार समझकर इस घर में शादी की थी, यहाँ तो सबकी अलग ही फरमाइश चलती है। अरे नैना, मेरे प्याज के पराठे नहीं बनाए तुमने? अभी लाती हूँ जी। ये लीजिए प्याज के पराठे। बहू के हाथों से पहली बार खाना खा रही हूँ, बहुत स्वादिष्ट है ये पराठे। ये लो तुम्हारा शगुन। ऐसा बोलकर बुआ जी शगुन दे देती है। ये देख सब बहुत खुश होते हैं, पर बहू इतना सारा काम करके बहुत थक चुकी थीं। अब सबके जाने के बाद बर्तन धोने लग जाती है। आज तो पूरा दिन हो गया, मुझे लेटने का समय ही नहीं मिला। अब बहू सारा काम करके जा रही होती है, तभी उसका ससुर कहता है, अरे सुनो बहू, जरा 1 कप कॉफी बना देना। अभी बना कर लाती हूँ पिताजी। अब बहू दोबारा रसोई में जाकर चाय बनाकर लाती है और दे देती, जिसके बाद वो अपने कमरे जाकर सो जाती है। अब शाम को फिर से वहीं। बहू, शाम के खाने में वेज बिरयानी, शाही कोरमा और चावल बना लेना। फिर से कोई आ रहा है क्या माँ जी घर पर? अरे नहीं, ये तो शिवा को बहुत पसंद है, इसीलिए बनवा रही हूँ।
ठीक है माँ जी। अब बहू फिर से रसोई में जाती है और खाना पकाने लगती है और सोचने लगती है। हे भगवान, कैसा परिवार मिला है मुझे। सुबह शाम मेरे ससुराल वालों को शाही पकवान ही चाहिए होते और इतने भुक्कड़ लोग हैं कि इन्हें हर थोड़ी देर में भूख लग जाती है। डिनर में इतना हैवी खाना कौन खाता है। मैं तो बेकार ही फंस गई इस घर में आकर। अब बहू फिर से रसोई में खाना पकाने लगती है। मन ही मन दुखी भी होती है। रसोई में ही उसे काफी समय लग जाता है। खाना तो बहू बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, खुशबू से पता चल रहा है। हाँ हाँ, मेरी मेहनत जो लगी है, स्वादिष्ट तो होगा ही। ऐसा बोलकर वो भी खाना खाने के लिए आने लगती है। तभी उनके घर पर कोई आता है। हेलो गाइस, मेरे बिना ही खाना खा रहे हो? अरे बेटा चिराग, तुम यहाँ विदेश से कब लौटे? मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी घर पर आए हैं। आज ही हम ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आए हैं। कितने दिनों बाद तुझे देख रहा हूँ नैना। ये मेरे ताऊ जी का लड़का है, विदेश पढ़ने चला गया था बचपन में। मेरा जिगरी यार यही है। जाओ नैना, इन सब के लिए भी खाना परोस कर ले आओ। अगर रोटी कम हो तो और बना लेना। ऐसा बोलकर वो भी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। जिसके बाद बहू फिर से रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। उसे फिर से रोटियां बनाने पड़ती है। सबका पेट भरने के बाद बेचारी बहू के लिए कुछ भी नहीं बचता है। ये लो, बस यही रह गया था, मेरे लिए थोड़ा भी खाना नहीं बचा। ऐसे भुक्कड़ लोग हैं, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचते हैं। इस तरह दिन रात काम करके बहू को खाना भी नसीब नहीं होता, जिसके बाद वो भूखे पेट ही जाकर सो जाती है। अब उस दिन बाद से रोज रोज उसके साथ ऐसा ही होने, उसका बनाया हुआ खाना उसके ससुराल वाले खा जाते, रोज रोज रिश्तेदार आ जाते, जिस वजह उसकी तो हालत खराब हो गई। फिर एक दिन इनके शरीर में बहुत ज्यादा थकावट है। लगता है काफी दिनों से जरा भी आराम नहीं मिला है, इसलिए शरीर में कमजोरी हो गई है। ये मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, बस आप इन्हें थोड़ा आराम करने दीजिए, जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर की बात सुनकर सास को अपनी बहू की चिंता होने लगती है। जिसके बाद जब से तुम इस घर के अंदर आई हो, सारे काम तुम ही देख रही हो। मैंने तो कोई काम नहीं किया है और ये भी नहीं सोचा कि तुम कितनी थक जाती होगी। मुझे माफ कर देना बहू, लेकिन आज से मैं भी तुम्हारी मदद करवाया करूंगी। माँ जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं इस घर की बहू हूँ और घर की जिम्मेदारी समझना मेरा फर्ज है। दोनों सास बहू ऐसे बातें कर ही रही थीं कि इतने में बहू की खबर सुनकर बुआजी ताई जी सभी उसका हाल पूछने आ जाते हैं। हमारे रहते बहू को एक भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे बुआ ताई जी है ना, और मौसी जी भी हैं, हम सब मिलकर सारे काम कर लेंगे। अब उसके बाद से सभी लोग मिलकर बहू की बहुत सेवा करते हैं, जिससे बहू को भी ये समझ आ जाता है कि बड़े परिवार बीच रहना सही होता है। सब एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। अब ऐसे ही कुछ समय में बहू ठीक हो जाती है, तो वो फिर अपना घर संभाल लेती है। चलिए, आप सभी आज खाने की टेबल पर बैठिए। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं आप सभी के लिए आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। अब से मैं भी तुम्हारी रसोई में मदद करवाया करूंगी। और मैं जानती हूँ आखिरी में तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचता, इसलिए पहले ही तुम अपने लिए खाना निकाल लिया करना। ये सुनकर बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे ये क्या बहू, तू रोने क्यों लगी? बस आज आपकी बातें सुनकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई। इस प्रकार दोनों सास बहू गले से लग जाती है और उस दिन के बाद सभी काम मिलकर खुशी खुशी करने लगती है। मुंबई शहर में एक छोटे से घर में ध्रुव नाम का लड़का था। उसने 2 शादी कर रखी थी और दोनों से छिप छिप कर मिला करता था। हा 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 हा। क्या बात है ध्रुव जी, आज तो आप सुबह से ही बड़े खुश हैं। तुम्हें तो मेरी खुशी भी बर्दाश्त नहीं है भूमिका। आज जरा मैं खुश क्या दिखा, तुमने टोक लगा दी। हाँ ध्रुव जी, आप बुरा क्यों मान रहे हैं? मैंने तो बस पूछा ही है।
क्या मेरे सिर्फ इतना बोलने से ही आपकी खुशी कम हो गई? नहीं, सिर्फ बोलने से नहीं, तुम्हारी शक्ल देखकर मेरी खुशी पर ग्रहण लगा है। जब भी मैं खुश होता हूँ तुम आ जाती हो अपनी शक्ल दिखाने। ध्रुव जी, आपका मूड खराब करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, और अगर आपको बुरा लगा तो मैं चली जाती हूँ। हाँ हाँ जल्दी जाओ, सारा मूड बिगाड़ दिया। बेचारी भोली भाली भूमिका वहाँ से चली जाती है। ध्रुव उसे जरा भी अपनापन नहीं रखता था। अब वो फिर गुनगुनाने लगता है। आज तो खुशी का असली दिन है। आज सचिन भैया 1 महीने की ट्रिप पर जो गए हैं, अब मैं आराम से संजना जी के साथ समय बिता पाऊंगा। काश कि कुछ दिनों को ये भूमिका भी मेरा पीछा छोड़ देती तो कितना अच्छा होता। लेकिन ये तो सोचे हुए है कि कभी मुझे चैन से रहने ही नहीं देना है। जो भी हो, इससे तो मैं किसी तरह पीछा छुड़ा ही लूंगा। अब जल्दी से संजना जी के पास चला जाता हूँ, वो जरूर मेरा ही इंतजार कर रही होगी। एक तरफ ध्रुव ऐसा सोचता था तो दूसरी तरफ ध्रुव जी कभी भी मुझसे खुश क्यों नहीं रहते हैं? ऐसी क्या कमी है मेरे अंदर या मेरी सेवा में जो कभी भी वो मुझसे इम्प्रेस नहीं होते? कोई बात नहीं भूमिका, हमारी अरेंज मैरिज है। शायद अभी ध्रुव जी को मेरा साथ कंफर्टेबल नहीं लगता, लेकिन एक दिन वो मुझसे जरूर खुश होंगे, और जब तक वो दिन आता है मैं कोशिश करती रहूंगी। भूमिका ऐसा सोचते फिर से काम में लग जाती है। कहते हैं कि मर्द के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। आज मैं सारा ध्रुव जी की पसंद का खाना बनाऊंगी जिससे कि वो खुश हो जाएं। ऐसा सोचते हुए भूमिका बेचारी खाना बनाने लगती है और उधर उसका पति पड़ोसन के घर चला जाता है, जहां उसकी पड़ोसन घर के काम में लगी थी। क्यों? क्या? अरे डार्लिंग, तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? अरे ध्रुव, तुम? हाँ मैं। अब जब मेरी बेबी घर में अकेली है तो उसका ख्याल रखने को भी तो कोई होना चाहिए ना। तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना? अरे बाबा, नहीं देखा। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ भैया चले गए क्या? हाँ, चले गए। ग्रेट, तो चलो बेबी आज कहीं घूमने चले। अरे वाह, अच्छा मौका है, अब जल्दी से इसका फायदा उठा लेती हूँ। हाँ चलते हैं, पहले हम शॉपिंग करने चलेंगे और फिर एक अच्छी सी मूवी देखने। जो हुक्म मेरी मालिका। संजना, अपनी ब्लैक वाली साड़ी पहनकर चलना, तुम उसमें बहुत अच्छी लगती हो। ठीक है। इस तरह पड़ोसन शॉपिंग के लिए मान जाती है और तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर शॉपिंग करने जाते हैं। और उधर बेचारी भूमिका अपने पति के पसंद का खाना बना रही होती है। अब शाम को दोनों शॉपिंग करके लौटते हैं। ध्रुव अपनी पत्नी की बिल्कुल भी परवाह ना करता और अपनी पड़ोसन पर ही लगता रहता था। अपनी सारी कमाई उस पर ही लुटाता था। उसने अपनी पड़ोसन को महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाया और मूवी देखी। शुक्रिया ध्रुव, आज के दिन मुझे बहुत मजा आया। आज का दिन बहुत ही अच्छा था। हम फिर किसी दिन भी ऐसे ही घूमने निकलेंगे। आपको अच्छा लगा मोहतरमा, यही मेरे लिए बड़ी बात है। अब अंदर चलें क्या? कहाँ? अरे घर में भूमिका तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए। क्या? बाय बाय। अरे अरे, चली गई। पड़ोसन ने जल्दी से जाकर दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया, जिसके बाद ध्रुव भी घर आ गया और उसने देखा पूरा घर फूलों से सजा हुआ था। ये सब क्या है? आपका स्वागत है। ये सब क्या है भूमिका? और तुमने ये इतना मेकअप वगैरह ये क्यों लगाया हुआ है? ऐसे ही। अंदर आइए, आपको भूख लगी होगी ना। मैंने आज सब कुछ आपकी पसंद का ही बनाया है। मुझे भूख नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। ये क्या बात हुई ध्रुव जी? मैंने आपकी वजह से सिर्फ आपके लिए इतना सारा खाना बनाया, सारे घर को सजाया और अपना भी श्रृंगार किया ताकि आज आप मुझसे खुश हो जाओ, लेकिन आपको मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं है। क्या परवाह करूँ मैं तुम्हारी? तुम्हारा तो ये नाटक आए दिन का ही लगा ही रहता है। अरे तुम जानती हो कि मैं अमीर नहीं गरीब आदमी हूँ, मेरी आमदनी ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम फिर भी रोजाना इतना खर्च करती हो मुझे खुश करने के लिए। ये सब करने से अच्छा है तुम एक बार ही मेरे महीने की तनख्वाह में आग लगा दिया करो, उससे तुम्हें सुकून मिल जाएगा। ध्रुव ने भूमिका की भावना को जरा भी नहीं समझा और उसे डांटते हुए अंदर जाकर सो गया। और बेचारी भूमिका रोते हुए खुद को ही दोष देने लगी। ठीक ही तो बोल रहे थे ध्रुव जी, गलती मेरी है, मैं कुछ ज्यादा ही फजूल खर्ची करती हूँ। भूमिका रोते हुए घर का सारा सामान वापस से हटाने लगती है और उदास हो जाती है। और उधर उसकी पड़ोसन संजना आराम से उसके पति के पैसों पर ऐश करती थी। मजा आ गया। जो चीजें मुझे सचिन जी भी नहीं दिलाते हैं वो ये ध्रुव दिला देता है। इसको फंसाना तो मेरे लिए बड़ा ही फायदे का साबित हो रहा है। मैं इसको ऐसी ही बात तो मेरे लिए रखूंगी और अपना काम निकालती रहूंगी।
संजना ध्रुव को बस अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रही थी और ध्रुव उसके पीछे लट्टू था। ऐसे ही सिलसिला जारी था। संजना का पति सचिन अमीर था, लेकिन ध्रुव अपनी भी कमाई संजना पर ही उड़ा देता था। बेचारी भूमिका को तो वो बस चंद पैसे देता था, जिसमें भूमिका ध्रुव के लिए ही करने को सोचती रहती थी और कभी अपने लिए एक कत्तर भी नहीं खरीदती थी। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। ध्रुव अभी तक भी अपनी पत्नी को कोई वैल्यू न देकर धोखेबाज संजना के ही पीछे था। ओलो बेबी, क्या खाओगी? मैं लेकर आ जाऊंगा। बेबी, मेरा मन तो बर्गर खाने का हो रहा है। बस थोड़ा सा इंतजार करो, मैं अभी 5 मिनट में तुम्हारे लिए बर्गर लाता हूँ। ध्रुव घर से निकला और बर्गर लेने चला गया। कुछ ही देर में वो बर्गर लेकर संजना के घर में था, जिसको दोनों ने खूब गप्पे मारते हुए खाया। ध्रुव और संजना की ये सच्चाई अभी तक पर्दे में थी। वो ऐसे ही छुप छुप कर मिलते थे, घंटों फोन पर बात करते रहते थे। ऐसे ही सिलसिला जारी था और देखते ही देखते 1 महीना भी बीत गया था। आज संजना का पति सचिन घर लौटने वाला था, जिसका संजना को बेसब्री से इंतजार था। संजना सारे घर को उसके स्वागत के लिए सजा रही थी। आज तो सचिन जी लौट आएंगे, मैं बहुत खुश हूँ। अब फाइनली उस ध्रुव का आना कम हो जाएगा। चिपकू सा मेरे पीछे ही पड़ा रहता है, लेकिन जो भी कहो उससे मुझे बहुत फायदा है। अच्छा संजना भाभी, तो मैं आपको चिपकू लगता हूँ? संजना ने पलट कर देखा, पीछे ध्रुव खड़ा हुआ था। अरे ध्रुव, बेबी तुम कब आए? सोचा नहीं था संजना जी कि तुम मेरा इस तरह से फायदा उठाओगी। मेरी बात तो सुनो। दूर रहो मुझसे। ठीक है। तुम धोखेबाज हो। तुम्हें मैंने सच्चे दिल से चाहा था। तुम्हारे ऊपर अपनी छोटी सी कमाई को भी खर्च करने से पहले मैंने 2 बार भी नहीं सोचा। हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहा। अपनी देवी जैसी पत्नी का दिल तोड़ा, उसे दुखी रखा सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं पागल था, तुम्हारे पीछे लट्टू था। लेकिन तुमने बस अपने मनोरंजन के लिए, अपने मजे और टाइम पास के लिए मुझे इस्तेमाल किया। वाह भाभी वाह, मैं तो आपके साथ वफादार था, लेकिन आप तो कैरेक्टरलेस निकली। ध्रुव, मुझे माफ कर दो। मुझे क्यों माफी मांग रही हैं? मुझे तो आपने एक दिन तोड़ने को ही इस्तेमाल किया था भाभी, लेकिन शुक्र है वक्त रहते मेरी आंखें खुल गई, मेरे दिमाग से पट्टी हट गई। अब मैं कभी आपका रास्ता नहीं देखूंगा। मेरी पत्नी का दर्द आज मैं समझ रहा हूँ। अब मैं उसका दिल नहीं दुखाऊंगा और मैं मेरे भैया को भी नहीं तोड़ना चाहता हूँ। इसलिए धोखेबाज भाभी जी, अलविदा, आइंदा कभी मुलाकात नहीं होगी। ऐसे ध्रुव बोलता हुआ चला गया। संजना को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने दिल ही दिल में फिर कभी ऐसा न करने की ठानी। फिर क्या था, ध्रुव अपने घर जाकर भूमिका से लिपट कर खूब रोया और उससे माफी भी मांगी। वहीं संजना ने अपने आंसू साफ किए और अपने पति को एक मुस्कुराहट भरा चेहरा दिखाया। अब संजना और ध्रुव के बीच कुछ नहीं बचा था। वहीं उनके असली रिश्तों में भी कोई फूट नहीं आई थी। ध्रुव अब सच्चे दिल से भूमिका की फिक्र करता था, वहीं भूमिका भी ध्रुव से प्यार करती थी। ऐसे ही संजना भी अब सुधर चुकी थी और अब सभी अपने अपने घर में खुश रहते थे। दिल्ली शहर के बड़े घर में सांता नाम की औरत रहती थी। उसकी एक गौरी बेटी थी और एक सौतेली काली बेटी, जिसे वो जरा भी प्यार नहीं करती थी। मैं क्यों तुझे कुछ दूंगी? तेरी मरी हुई माँ तेरे लिए जो छोड़ कर गई है वही लेकर जाना अपने साथ। बहू, तू ने अपनी गोरी बेटी के दहेज के लिए तो रसोई का सारा सामान सोच लिया, फिर काजल के साथ ऐसा क्यों कर रही है? काजल भी तेरी ही बेटी है। माँ जी, ये काली मेरी बेटी नहीं है, मैंने इसका ठेका नहीं लिया है। बहू, तू बचपन से ही अपनी काली और गोरी बेटी में भेदभाव करती आई है। हालांकि काजल तेरी सौतेली बेटी है, पर ये भी तुझे अपनी माँ मानती है। ज्यादा कुछ ना सही पर रसोई का दहेज ही दे दे। माँ जी, अगर मैं रसोई का सामान इसे लेकर भी दूंगी तो भी तो इसे ताने ही सुनने पड़ेंगे ना। इसका रंग रूप ही ऐसा है, इसका काला रंग देखा है। और रही मेरी बेटी की बात, तो जब मेरी बेटी दहेज में रसोई का सामान ले जाएगी तो वहाँ उसकी वाहवाही होगी और सारी जिंदगी वो बस राज करेगी। अपनी बूढ़ी सास के इतना समझाने पर भी वो नहीं मानी और काली बेटी के लिए कुछ भी नहीं खरीदा। ऐसे ही दिन निकलते गए और दोनों बेटियों की शादी हो गई, जहां गौरी बेटी को तो दहेज में बहुत कुछ दिया, पर काली बेटी को उसके माँ के पुराने बर्तन ही दिए। सुनीता बहू, मानना पड़ेगा, तेरी माँ ने तो हमारी पूरी रसोई दहेज से भर दी। माँ जी, ये तो कुछ नहीं है, मेरी माँ तो और भी बहुत कुछ देना चाहती थी, पर आप लोगों ने मना कर दिया। हाँ बहू, क्योंकि हमें दहेज में रसोई नहीं बल्कि गुनी बहू चाहिए, और कल तेरी पहली रसोई है, तो तुझे हम सबका कल दिल जीतना होगा। एक तरफ जहां गौरी बहू अमीर ससुराल में अपने लाए दहेज के साथ खुश, तो दूसरी तरफ काली बहू भी। बहू, ये हमारा छोटा सा घर है, अब तुझे ही इसे संवारना है।
माँ जी क्या फर्क पड़ता है ससुराल छोटा हो या बड़ा, मुझे तो अपनों का प्यार चाहिए बस। कितने अच्छे संस्कार है मेरी बहू के। अच्छा बहू अब तू आराम कर ले, कल तेरी पहली रसोई है। अच्छा बहू माफ करना, हमारे घर में तेरे घर की तरह ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है। मैंने देखा था तुम्हारे घर में माइक्रोवेव, चिमनी ही नहीं बहुत कुछ था, और हमारे घर में तो सिर्फ खाना बनाने के लिए बर्तन और सिलेंडर है। कोई बात नहीं माँ जी, सामान कितना भी हो आप सबके लिए मैं अच्छा खाना बना लूंगी, और मेरी माँ का आशीर्वाद के तौर पर मैं उनके दहेज के कुछ बर्तन भी लाई हूँ, मेरे लिए बस यही काफी है। इस प्रकार दोनों काली और गौरी बहू को अमीर गरीब ससुराल में बहुत प्यार मिलता है। अब काली बेटी अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन करती है, पर शांता उसका फोन नहीं उठाती और अपनी गौरी बेटी से ही फोन पर बात करती है। जिसके बाद काली बेटी अपनी दादी को बहू फोन करती है। जब से काजल तुझे फोन कर रही है, एक बार काजल से बात कर ले। क्या बात करूं माँ जी मैं उस काली कलूटी से, वो मेरी बेटी नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो मैंने अपना पीछा उससे छुड़ाया है, और आप कह रही हैं कि मैं उससे बात कर लूं। काली बेटी अपनी माँ की ये कही बात फोन पर सुन लेती है, जिसके बाद वो दुखी हो जाती है। अब अगले दिन सवेरे काली बहू की पहली रसोई होती है, जहाँ वो सबके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और सबको खिलाती है। बहू खाना तो तूने बहुत अच्छा बनाया है, तेरे हाथों में बहुत स्वाद है। मुझे बिल्कुल वैसी ही गुणी बहू मिली है जैसी मुझे चाहिए थी। ये ले तेरा नेक। शुक्रिया माँ जी। हाँ भाभी, मुझे भी आपके हाथों का खाना बहुत अच्छा लगा। वाकई खाना बहुत अच्छा है। ये लो मेरी तरफ से गिफ्ट पहली रसोई का। थैंक यू। काली बहू के हाथ का खाना खाकर सारा परिवार बहुत खुश था और उसकी बहुत तारीफ कर रहा था। वहीं दूसरी गौरी बहू को रसोई में कुछ भी नहीं बनाना आ रहा था, तो अपनी माँ को फोन करती है, पर वो भी कोई जवाब नहीं देती और वो खुद ही खाना बनाने की कोशिश करती है। मेरा हाथ। क्या हुआ बहू, तू चिल्लाई क्यों? और तेरा हाथ कैसे जल गया? माँ ये तो इलेक्ट्रॉनिक गैस है जो भाभी अपने साथ दहेज में लेकर आई थी। अरे बहू, जब तुझे इस चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता तो क्या जरूरत थी इस पर खाना बनाने की? तू चुपचाप से हमारे पूर्ण गैस चूल्हे को निकाल और उस पर खाना बना ले। और नेहा बेटा, तू अपनी भाभी के साथ रहना, उसका हाथ जल गया है और आज तेरी भाभी की पहली रसोई है। भाभी आप रहने दो, आप खाना बनाओगी तो आपको जलन होगी। आप जूस बना लीजिए, खाना मैं इसी पर बना दूंगी। क्या जूस? पर मुझे तो मिक्सी चलानी ही नहीं आती और मैंने तो कभी जूस भी नहीं बनाया। क्या बहू तुझे मिक्सी भी चलानी नहीं आती? तुझे माइक्रोवेव, कॉफी मशीन, ब्लेंडर, इसमें से कुछ आता भी है? नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं आता। तुझे आता ही क्या है? तेरी माँ ने दहेज में रसोई तो दे दी, पर एक भी चीज तुझे चलानी नहीं आती। तुझे तेरी माँ ने कोई भी गुण नहीं सिखाया। क्या करूँ मैं दहेज में मिली इस रसोई का, जब बहू ही अवगुण है। शकुंतला ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है और वो बेचारी उदास हो जाती है और दुखी मन से अपनी बहन को फोन करती है। काजल, तेरी पहली रसोई कैसी गई? तुझे तो सब कुछ आता है बनाना, पर माँ ने तो मुझे कभी रसोई में घुसने ही नहीं दिया और उसी की वजह से आज मैं मुसीबत में फंस गई हूँ। सुनीता, मेरी तो पहली रसोई बहुत अच्छी गई, सभी को मेरे हाथों का खाना बहुत पसंद आया, पर तू दुखी क्यों होती है? तू भी कोशिश कर, तू कर सकती है। मैं तुझे बताऊंगी कैसे बनता है खाना। काजल, सारी गलती माँ की है। ना माँ ने मुझे कभी किचन में आने दिया और ना ही तुम्हारे साथ घर का कोई काम करने दिया। अगर माँ ने मुझे तुम्हारे साथ रहने दिया होता तो आज मेरी भी पहली रसोई अच्छी जाती। अब ऐसे ही दिन बीतते गए और काली बहू के ससुराल वाले उसे बहुत प्यार करते और उसकी बहुत तारीफ करते। वहीं दूसरी तरफ गौरी बहू के ससुराल वाले उसे खरी कोठी सुनाते। बहू रहने दे, तुझे रसोई में घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे समझ आ गया तेरी माँ ने हमें दहेज में रसोई क्यों दी है। इतना टाइम हो गया है पर अब तक तुझे चाय बनानी नहीं आई। माँ जी, मैं जल्दी सारा काम सीख जाऊंगी। मेरी बेटी तुझे काम सिखा सिखा कर थक गई, पर तू सीखी नहीं। पता नहीं कब वो दिन आएगा, तेरी माँ को लगा कि दहेज में रसोई देकर वो अपनी बेटी की जिंदगी बेहतरीन कर लेगी, पर ससुराल में बेटी की जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब माँ अपनी बेटी को कुछ गुण सिखाए। शकुंतला ऐसे अपनी बहू को बहुत कुछ सुनाकर चली जाती है। फिर गौरी बेटी अपनी माँ को फोन करती है। माँ, तुमने मुझे दहेज में रसोई की सारी महंगी महंगी चीज तो दे दी, पर मुझे गुण नहीं दिया। गुण तो काजल के पास है, भले ही आपने उसे कुछ नहीं दिया, पर फिर भी वो खुश है और मैं दुखी। और लोगों की इतनी हिम्मत कि इतना दहेज लेकर भी वो तुझे खरी खोटी सुना रहे। अरे मैंने उनको दहेज में रसोई तुझे ताने देने के लिए नहीं दी है। माँ, तुम नहीं समझोगी, रहने दो।
गौरी बेटी अपनी माँ की ये बात सुनकर और दुखी हो जाती है। अब समय ऐसे ही निकलता गया और शकुंतला अपनी बेटी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। फिर जला खाना, बहू हमें माफ कर और निकल जा हमारे घर से। अब तू इस घर में तभी कदम रखना जब कुछ करना सीख जाएगी। शकुंतला ऐसा बोलकर अपनी बहू को घर से निकाल देती है, जिसके बाद वो बेचारी रोते हुए अपने घर चली जाती है और रोते हुए सारी बात अपनी माँ और दादी को बताती है। देख लिया तूने बहू अपनी इज्जत का नतीजा। तूने हमेशा काजल को काला कौवा बोला, काला तवा बोला, और आज वही काली लड़की अपना ससुराल संभाल रही है। तेरी गोरी बेटी ससुराल से निकाल दी गई है। अगर तूने दहेज में रसोई न देकर कुछ गुण सिखाए होते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। बहू तो अपनी गोरी बेटी को अपनी काली बेटी की शरण में भेज दे। उसकी काली परछाई से ही इसका घर सुधर सकेगा। पर माँ जी, मैंने अपनी काली बेटी को हमेशा ठुकराया है, वो मेरी मदद क्यों करेगी? मुझे तो खुद इतने पकवान नहीं आते बनाने कि जो मैं अपनी बेटी को सिखा सकूं। माँ जी, आप काजल को बुला लो, वो आपकी ही सुनेगी। अपनी बहू बात सुनकर दादी अपनी पौती को फोन करके घर बुलाती है और वो तुरंत आ जाती है। सुनीता, तुम्हें पहले ही मेरे पास आ जाना चाहिए था। माँ, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके किए का बदला निकालूंगी? आप मेरी माँ हो और सुनीता मेरी बहन। मैं यहाँ रहकर तो सुनीता की मदद नहीं कर सकती। तुम सुनीता मेरे साथ मेरे ससुराल चलो। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मैं तुम्हें वहाँ सिखाऊंगी रसोई कैसे संभाली जाती है। अपनी काली बेटी की बातें सुनकर शांता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उससे माफी मांग लेती है, जिसके दोनों काली और गौरी बहन अपने ससुराल जाती है और उसे खाना बनाना सिखाती है। देख रही हो, ऐसे बनती है सब्जी। पहले कढ़ाई में तेल, फिर कटे हुए प्याज, मिर्च, फिर सब्जी। उनको थोड़ा सा फ्राई करके इसमें नमक मसाला डालो। काजल, तुम सब कुछ कितने अच्छे से कर रही हो। काश की माँ ने मुझे दहेज में महंगी चीजें न देकर गुण ही दिए होते तो आज मुझे तुम्हारे पास न आना पड़ता। नहीं सुनीता, शायद भगवान ने ये इसलिए किया ताकि माँ के मन से मेरे लिए कड़वाहट खत्म हो सके। इस प्रकार काली बहन अपनी गौरी बहन को खाना बनाना सिखा देती है, जिसके बाद वो अपने ससुराल लौट जाती है और सारा घर अच्छे से संभालने लगती है। ये देख उसकी सास भी खुश हो जाती है